Hello friends, welcome to Political Science Concepts. So today we'll be discussing फेडरलिज्म. So फेडरलिज्म में आज हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइप्स क्या क्या हैं इसके, राइज ऑफ फेडरलिज्म कैसे हुआ, ठीक है, फीचर्स इसके क्या क्या हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसे कहा जाता है, सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे हैं और इंडिया में किस टाइप का फेडरलिज्म है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में. ठीक है, मीनिंग क्या होता है बेसिकली फेडरलिज्म का. इसका मतलब ये होता है कि जो पावर है वो नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाती है. बट ऐसा क्यों होता है कि हम पावर शेयर कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि आपको अगर एक हिंट दे दूं मैं कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर इस वजह से दी जाती है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, एथनिकली थोड़े से डिफरेंट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो सभी को इक्वली ट्रीट कर पाए. तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर दी जाती है कि वो वहाँ पे एक उनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व कर सके. अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, अगर आप मैप में देखिए तो 28 स्टेट्स हैं. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 28 स्टेट्स के लिए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाए. ठीक है, तो उनको अच्छी तरीके से गवर्न करने के लिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट खड़ी करी गई हैं. ठीक है, और अगर मैं और बेटर वे में आपको बताऊं तो ये देखिए, ये दूसरा मैप है. यहाँ पे जो 28 स्टेट्स हैं उसमें लैंग्वेज भी डिफरेंट है. तो इस यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी कि इक्वली किस तरीके से ट्रीट किया जाए सबको, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो यूनियन गवर्नमेंट इतनी डिफरेंट लैंग्वेज में थोड़ी कम्युनिकेट करेगी. आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे और दूसरा मैंने यहाँ पे दिखाया कि ट्राइब्स, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ट्राइब्स हैं. ठीक है, तो और डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि पीपल डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, एरिया डिफरेंट है. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट की कैपेसिटी में नहीं है कि वो इक्वली ट्रीट कर पाए सबको, और जो कम्युनिकेशन है वो इतना स्मूथ हो कि वही पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो तभी यहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट खड़ी की गई हैं ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि वो तो उन लोगों के बारे में जानती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बन जाएगी तब वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करके यूनियन गवर्नमेंट को फीडबैक दे सकती है कि यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है तो और पैसा दे सकते हो. तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है. अब आते हैं हम इवोल्यूशन के ऊपर. तो वर्ल्ड में ऐसे कितने ही फेडरल कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने फेडरल मॉडल पे चल रहे हैं आज. तो हम इसमें से कुछ ब्रीफ कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि किन किन कंट्रीज़ ने फेडरल मॉडल को अडॉप्ट किया है. सो स्टार्ट करते हैं. पहले ये है ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया ने भी फेडरल मॉडल अपनाया है, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं कि 6 पार्ट्स में वो डिवाइडेड था. जैसे इंडिया डिवाइडेड है 28 स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया भी 6 स्टेट्स में डिवाइडेड था और इन लोगों ने फेडरल मॉडल को अडॉप्ट किया है. ठीक है, ये आप डिवीज़न देख रहे हैं स्टेट्स के बीच में. सो आगे देखते हैं यूएस इटसेल्फ इज़ डिवाइडेड इनटू 50 स्टेट्स. ठीक है, तो ये सभी स्टेट्स यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड थे स्टेट्स यूएस के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे ये है कनाडा का मैप दिख रहे हैं आप. तो यहाँ पे कनाडा ने भी फेडरल मॉडल अपनाया है और किस तरीके से स्टेट्स उनके यहाँ पे डिवाइडेड थे और उनके ही मॉडल के ऊपर हमने भी फेडरल मॉडल अपनाया है अपना. ठीक है, और आगे देखते हैं. ये है बेसिकली स्विट्ज़रलैंड का मॉडल. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि फेडरल मॉडल उन्होंने भी अपनाया है और किस तरीके से उनके यहाँ पे स्टेट्स डिवाइडेड हैं. ठीक है, और अब ये आता है यूरोपियन यूनियन का मैप. यूरोपियन यूनियन ने भी फिर एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए सभी कंट्रीज़ को इकट्ठा किया और वहाँ पे एक ग्रुप बना दिया है. ठीक है, और वो सब लोग इकट्ठा आए हैं ताकि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली गवर्न हो सकें. ठीक है, सो आगे आते हैं. फेडरलिज्म इन इंडिया. फेडरलिज्म इन इंडिया कैसा है कि हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 1 में ये बोला है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हम इकट्ठा सारे स्टेट्स को मिलते हुए एक इंडिया बना हुआ है.
ठीक है, सभी स्टेट्स डिफरेंट नहीं हैं, बट हम सबका एक ग्रुप बन के एक इंडिया बनते हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, मज़ेदार की बात है कि फेडरलिज्म का जो वर्ड है वो एब्सेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में से ही। तीसरी बात आती है कि इंडिया जो गवर्नमेंट है वो सिमिलर मॉडल फॉलो करती है जैसे कनाडा में मॉडल में फॉलो किया जाता है, जैसा कि मैंने आपकी पिछली वाली वीडियो में बताया। और जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से क्वासी फेडरल जो हमने मॉडल अपनाया हुआ है। ठीक है, क्वासी फेडरल का क्या मतलब होता है? क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि जो पावर्स है ना वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइडेड हैं, बट वो अनइक्वल हैं। जैसे का क्या मतलब हुआ कि जो सेंटर के पास है ना वो ज़्यादा पावर्स हैं। इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि रेसिडरी पावर्स होती है ना, जो बची हुई पावर्स हैं वो सेंटर के हाथ में, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो इसको हम और अच्छी तरीके से आगे देखेंगे कि कैसे सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे बजाय स्टेट गवर्नमेंट्स के। सो अब आप हम देखते हैं राइज़ ऑफ फेडरलिज्म कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि जब इसका स्टार्टिंग हुई तो उसमें 1773 का एक एक्ट आया था जिसमें कि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे को सबसे पहले पावर्स शेयर की गई थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसमें कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि जो स्टेट्स थे उनको ऑटोनॉमी दी गई कि अपने आप यहाँ पे आप अपने पावर्स को रूल करवा सकते हैं। ठीक है, उसको में डायरकिकल मतलब ड्यूअल मॉडल फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट में भी 1928 में ये बात कही गई थी कि नेहरू जी ने प्रपोज़ल रखा था कि हम भी फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी पावर्स को शेयर करेंगे स्टेट्स के बीच में। फिर तीसरी बात आती है 7th शेड्यूल, जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि हमने 3 लिस्ट बनाई हुई हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जिसमें कि हमने पावर का डिसोल्यूशन किया हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इस तरीके से फेडरलिज्म का राइज हुआ। अब आते हैं 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या है 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म? एक है होल्डिंग टुगेदर, एक है कमिंग टुगेदर। कि होल्डिंग टुगेदर में जो पावर है वो सेंट्रल की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होती है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है। अगर कमिंग टुगेदर की बात की जाए तो सेंट्रल और स्टेट्स दोनों इक्वल पावर शेयर करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन कि भैया किसके पास ज़्यादा है। और अगर होल्डिंग टुगेदर की बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ होल्डिंग टुगेदर के ऊपर चलती हैं, जिसमें कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आते हैं। और कमिंग टुगेदर में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड आते हैं। ठीक है, सो फेडरल फीचर्स के ऊपर स्विच करते हैं। फेडरल फीचर्स में बेसिकली ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हुई, बाइकैमरल। तो एक एक करके हम देखते हैं इसके बारे में। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ड्यूअल पॉलिटी में रहते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना वो बढ़ जाते हैं, कि दोनों अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दोनों लॉज बना रहे हैं, तो टसल का, कॉन्फ्लिक्ट का इमर्ज होना बहुत आम हो जाता है। तो उस वजह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें गाइडलाइंस लिखी हों कि आपके कौन सी जुरिस्डिक्शन है, किस किस में आप बना सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर्स हैं, वो किस किस में बना सकते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट पे आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास, यानी कि चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है। यानी कि आपके पास पावर है, आप लॉ बना सकते हैं, आप इनेक्ट कर सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल दरकिनार करके ही अपना कोई भी लॉ पास कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स एंड कंडीशंस के रहते हुए ही आपको लॉज इनेक्ट करने हैं, अमेंड करने हैं और इनको इन्फोर्स करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मैंने आपको बताया कि 2 लेवल्स हैं, सेंटर स्टेट, तो उसमें 3 लिस्ट बनी हुई हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, उसके दायरे में ही पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं तीनों का।
और ठीक है, बाईकैमरल में क्या है, बाईकैमरल में पार्लियामेंट में दो हाउसेस चलते हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, जिसे हाउस ऑफ पीपल्स भी बोला जाता है। स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो हाउसेस बनाए गए हैं, ताकि एक हाउस सिर्फ रूल्स बना के स्टेट्स की जो अथॉरिटी है, उसकी इंडिपेंडेंस है, उसकी जुरिसडिक्शन है, उसको कर्टेल ना कर दे, उसको हार्म ना पहुंचा दे। तो इस वजह से दो हाउसेस हैं, ताकि जो उसकी ऑथेंटिसिटी है हाउस की, पार्लियामेंट की, वो बची रहे और एक हाउस अपनी मनमानी ना करे दूसरे के ऊपर। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इसी वजह से बनाया गया है कि जो स्टेट्स के जो राइट्स हैं, उसकी जो एक इंटरेस्ट्स हैं स्टेट्स के, उसको कहीं ना कहीं हार्म ना पहुँचे। जो पीपल चुन के आए हैं लोकसभा में, वो आराम से रूल्स पास करके स्टेट्स की जो सोवर्निटी है उसको ख़त्म ना कर दें। और रिजिड इस वजह से भी है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, आप एक ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस से उसको ख़त्म ना कर सकें। इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका प्रोसेस काफ़ी टफ बनाया गया है। इसी वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बताते हैं, क्योंकि इसमें आप ही ग्रेटर मेजॉरिटी लगती है, 2/3 की मेजॉरिटी लगती है, जिसमें कि आपको दूसरे ज़्यादा सांसद या फिर ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस चाहिए, जिससे कि आप अमेंडमेंट कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या करता है, ये अंपायर है फेडरलिज्म का। ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी पावर्स क्या है कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है और एडजुडिकेशन है उसमें ये हेल्प करता है। और डिसएग्रीमेंट होता है, कभी कॉन्ट्रडिक्शन होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स में, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक वो अथॉरिटी है जो इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी में कुछ नहीं है कि सेंटर और स्टेट की पावर्स डिफाइंड की गई हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस वजह से सेंटर की कौन सी पावर्स हैं, कौन से लॉज वो इनैक्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी पावर्स हैं, वो कौन से लॉज इनैक्ट कर सकता है, तो ये क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे डिवीजन ऑफ पावर्स 3 लिस्ट दी गई हुई हैं 7th शेड्यूल में, जिसमें कि तीनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के काम अलग अलग हैं। बट हाँ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक आमने सामने, मतलब एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बट जो जुडिशरी है उसका काम बिल्कुल इंडिपेंडेंस है, वो लॉज को चेक करता है कि उसने पूरी तरीके से जो लॉ है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को हार्म नहीं कर रहा है, और जो लॉ है वो पूरी तरीके से फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, तो अब आते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। सो अब तक हमने फेडरल फीचर्स ख़त्म कर लिए हैं, और अब तक हमने ये भी समझ लिया है कि यूनिटरी में और फेडरल में क्या डिफरेंस होता है। यूनिटरी में सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं, और फेडरल में पावर्स जो हैं वो सेंटर और स्टेट के पास शेयर्ड होती हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये मैप बेसिकली ये शो कर रहा है कि जो ब्लू वाला पार्ट है, जो कलर्ड है ब्लू से, वो बेसिकली यूनिटरी गवर्नमेंट है, और जो विदाउट शेडेड, विदाउट ब्लू वाला पार्ट है, वो है फेडरल गवर्नमेंट। टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बोथ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि फेडरल कौन सी है कि यूनिटरी कौन सी है। ठीक है, सिल्वर में जो दिख रहा है बेसिकली आपको, वो फेडरल कंट्रीज़ हैं। सो फेडरल में बेसिकली मैंने आपको बताया कि पावर शेयर्ड होती हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल तक, नीचे तक आपकी पावर्स डिवाइडेड होती हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था बार बार, 7th लिस्ट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 7th शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, जिसमें वेरियस सब्जेक्ट दे रखे हैं। जैसे कि यूनियन में है एटॉमिक एनर्जी, ये इनके सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या है, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें कि दोनों सेंटर प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। और रेसिडरी पावर्स कौन कौन सी होती है, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनका किसी में भी नहीं आ रहे, ना यूनियन में आ रहे हैं ना स्टेट में आ रहे हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स सेंटर कानून बनाता है उसके ऊपर, तो वो रेसिडरी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया अच्छी तरीके से, और अब हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यूनिटरी फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं ये थोड़े से लिस्ट डाउन किए हुए हैं मैंने। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ जो पावर है ना वो क्वासी फेडरल है, और क्वासी फेडरल में क्या फेडरल और यूनिटरी का दोनों का मिक्स है, बट जो पावर सेंटर है ना वो हमारा ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली इसमें क्या कहने की बात कह रहा हूँ मैं कि जो सेंटर है ना, यूनियन है, वो क्या कर सकता है कि स्टेट को ख़त्म कर सकता है। मान लो उसने मर्ज कर दी दोनों स्टेट, ठीक है, तो वो इस वजह से पावरफुल है कि वो नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री में ऑल्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है, सेंटर जो स्टेट है वो खुद ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो वो इतना पावरफुल है कि उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो स्टेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और दूसरा अगर सिंगल सिटीज़नशिप का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी सिटीज़नशिप अलग नहीं है, वो सिर्फ हम इंडिया के सिटीजन्स कहलाए जाते हैं। बट अगर दूसरी तरफ अगर बाकी कंट्रीज़ में बात की जाए तो यूएसए में बेसिकली जो स्टेट्स हैं ना वो खुद की सिटीज़नशिप भी देते हैं और सेंटर की सिटीज़नशिप भी मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो मैं एक सेकेंड, ये देखिए, अगर हमारा जो कोलोराडो का एग्ज़ाम्पल मैं लूँ तो कोलोराडो में या टेक्सास की बात कर लेते हैं, तो टेक्सास में बेसिकली आप टेक्सास के सिटीज़न हो प्लस आप यूएसए के भी सिटीज़न हो, तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीज़नशिप चलती है। यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया में क्या है कि अगर आप राजस्थान के सिटीज़न हो तो आप राजस्थान के सिटीज़न नहीं हो, आप इंडिया के सिटीज़न हो। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, सिंगल सिटीज़नशिप है। ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या मतलब होता है कि आईएएस, आईएफएस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है ना वो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 249 वो राज्यसभा क्या कर सकती है कि एक अलग सर्विस भी क्रिएट कर सकती है। उसके पास पावर है कि अगर उनको नीड लगती है तो वो एक एडिशनल ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। वो और किसी को पावर नहीं है। आपकी जो स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं या उनको पावरफुल नहीं। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से स्टेट पावरफुल है, यानी कि सेंटर पावरफुल किस तरीके से है, ये इस चीज़ के फीचर्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर देख लिया हमने, सिंगल सिटीज़नशिप देख ली, स्टेट के पास सिटीज़नशिप देने का अधिकार नहीं है, सेंटर के पास स्टेट सिटीज़नशिप देने का अधिकार है। ऑल इंडिया सर्विस स्टेट क्रिएट नहीं कर सकता, राज्यसभा क्रिएट कर सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, स्टेट्स अपॉइंट नहीं करते हैं गवर्नर को, सेंटर गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करता है स्टेट्स के ऊपर, ताकि जो फंक्शनिंग है वो बेटर इंश्योर कर सकें और जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसके साथ कोलैबोरेट करके बेटर फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, और उसकी रिपोर्ट वो है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है, जिसमें कि स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूनियन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के साथ सब बंधे हुए हैं और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से सारा कंट्री चलता है, स्टेट चलते हैं और सेंटर चलता है। स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, स्टेट्स जो हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, वो खुद पे खुद नहीं ख़त्म हो सकते, इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, ठीक है। बट सेंटर ख़त्म कर सकता है, स्टेट्स खुद नहीं ख़त्म कर सकते अपने आप को, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए जैसे कि कोई स्टेट में इमरजेंसी लग गई, जैसे हम 370 की बात करें, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे अक्सर इंटरनल इमरजेंसी लगती रहती है, तो पावर किसके पास जाती है, पावर सीधा चली जाती है आपके गवर्नर के पास। गवर्नर किसका एजेंट होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। तो वो सारी की सारी फंक्शनिंग वो किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, वो स्टेट को रिपोर्ट करता है। स्टेट क्या, इंडिया क्या, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है वो सारी फंक्शनिंग्स। तो यहाँ पे भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट जो सेंटर है वो पावरफुल होता है, ठीक है। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, मान लीजिए सेंटर जो है उसके पास बिल आया है स्टेट का, मान लीजिए राजस्थान का बिल आ गया, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो बाउंड्री है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बट सेंटर के पास ही मतलब आप खुद ब खुद नहीं कर सकते उस काम को। क्यों? क्योंकि जो ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज़ है, नेम चेंज करना हुआ, स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्री को एक्सटेंड करना हुआ, ठीक है, वो सारा काम जो है वो पार्लियामेंट से होगा। तो आपका जो बिल है
वो पार्लियामेंट जाएगा, और अगर पार्लियामेंट ने ना कर दिया, अगर वहाँ पे वीटो कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो बिल है वो धरा का धरा जाएगा, वहाँ पे आपका बिल पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट। सो अब तक हमने पूरा क्लियर कर लिया है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फ़ीचर्स हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। सो बेसिकली ये एक डायग्राम है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाईली सेंट्रलाइज्ड होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती है, लेस पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, सो फील फ्री टू आस्क योर एनी डाउट। ठीक है, आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन कि फेडरल और यूनिटरी में क्या, गवर्नमेंट में क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। सो अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, जिसमें कि हमने उसका इमरजेंस देखा है। ठीक है, इमरजेंस देखा है फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझी है हमने। इंडिया क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका क्वासी फेडरल इंडिया क्यों है, उसका मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, हमें फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अलग अलग स्टेट कैसे फेडरलिज्म को अपनाया, कौन कौन सी कंट्रीज़ फेडरलिज्म में आती हैं, इन सब को हमने देखा। ठीक है, और जो होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर है उसको हमने समझा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ उसमें आती हैं। ठीक है, और लिस्ट हमने देखी सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्करेंट लिस्ट कौन कौन सी है 7 शेड्यूल वाली। ठीक है, सो थैंक यू, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर among with your friends. Thank you and have an awesome day.